हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जेईई मेंस का पेपर जो कि शुरू हो चुका है, आप लोग डेफिनेटली कुछ के पेपर हो चुके होंगे और जिनके पेपर हुए हैं उन्हीं लोगों ने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर किए, उन क्वेश्चंस को लेके हम आपके बीच में आए हैं। जिन बच्चों का नहीं हुआ है पेपर, उनके लिए थोड़ा सा एक बेनिफिट रहेगा कि वो देख सकते हैं कि किस तरह के पेपर आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। यानी एक जो डर का माहौल होता है बच्चों में, उस डर के माहौल से बाहर निकलने का एक बेहतर तरीका आपके पास है। तो हमने सोचा कि क्यों ना वो क्वेश्चन जो बच्चों ने साझा किए हैं उनको हम आप तक पहुंचाएं और इसी ऑर्डर में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पवन सर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर रहे थे। मैं अब फिजिक्स के पार्ट को लेके आया हूं आपके बीच, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हम लेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि पूरे 2 साल 11th और 12th जो आपने मेहनत की है उसका जो कहते हैं ना कि प्रतिफल कैश करने का टाइम आ चुका है और एकदम निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप ही अकेले वो व्यक्ति हैं जो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में आप अकेले जाएंगे, ठीक है, और आपके साथ जाएंगे आपकी मेमोरी। तो याददाश्त को ठीक करने के लिए आइए कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन साल भर 2 साल सर ने कराया हमें क्लास में और हम उनको कर भी सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं हम। ये पहला ही क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये सेमीकंडक्टर से आ गया और इस सेमीकंडक्टर में बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस्ड। मतलब आपको एक डायोड दिया हुआ है और उस डायोड के साथ बोला है कि कौन सा है जो फॉरवर्ड बायस्ड है। अब फॉरवर्ड बायस के लिए आपको पता है भैया कि ये डायोड का ये जो P है और ये होता है N, तो P हैज टू बी ऑन हायर पोटेंशियल एंड N हैज टू बी ऑन लोअर पोटेंशियल कंपैरेटिवली। इफ दिस कंडीशन इज टेकिंग प्लेस, यू कैन से कि हाँ ये जो है वो किसमें है, फॉरवर्ड में। और अगर ऐसा होता है, जैसे आप जनरली क्या बात करते हो, आप बोलते हो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा नहीं बोलता मैं ये बोलता हूं कि P को हायर और N को लोअर, जिसको आप नेगेटिव बोलते हो, ठीक है। तो हम इसमें से चेक करते हैं। जैसे पहला वाला अगर मैं चेक करूं तो ये जो P साइड है वो दिखा रखा है 0 वोल्ट और ये दिखा रखा है -3। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, 0 जो है वो बड़ा हो गया -3 से, तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, ये जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया। अब आपसे बोला था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस, तो आप ये बात को फिक्स कर दीजिए कि यही आंसर 1 है और बाकियों में अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो लाइक यहां देख लीजिए, ये 2 है ये 10 है, तो ये ज्यादा हो गया ना, N वाला साइड ज्यादा हो गया बच्चे, इसलिए ये फॉरवर्ड बायस्ड नहीं है। ऐसे ही आप इन दोनों में भी चेक कर लीजिए। मैं इसलिए नहीं चेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे पहला ही ऑप्शन मिल गया और ये मल्टीपल ऑप्शन है नहीं, मतलब इसमें कई सारे सही नहीं हो सकते। खैर आगे बढ़ते हैं और जो आपको मैंने मेथड बताया उससे आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग और पहले पढ़ लीजिए, फिर आंसर भी सब आप मुझसे पहले निकाल लीजिए। मैं करता हूं तब तक। A uniform and homogeneous rod has resistance capital. If rod is cut into 5 equal parts and connected in parallel, find equivalent resistance. तो बड़ा सिंपल है ना, आपको पता है कि R जो होता है वो रो इंटू एल बाई ए और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कुल 4 फैक्टर है जिन पर ये डिपेंड करता है। आपने 10th क्लास से इसको पढ़ा हुआ है। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन वो आया होगा तो कितना ही आसान आया है। ये है, ये भी बहुत आसान है। अब आपने क्या किया, रॉड को 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है बेटे। तो जब 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया मेरे भाई, तो
तो उसका रेजिस्टेंस भी तो R बाई 5 हो गया ना हर पार्ट का, बोलो हाँ ना। तो R इक्विवेलेंट और उसको पैरेलल में, एक तो पहले लेंथ काट के उसका रेजिस्टेंस कम किया, दूसरा उसको और पैरेलल में और जोड़ दिया, तो मेरे भाई ये तो रेजिस्टेंस और भी कम हो जाएगा। और कितना होगा, R इक्विवेलेंट होता है R बाई N, अगर सारे इक्वल हैं तो, अदरवाइज वो आपको पता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3 सबका समेशन है ना। तो मैं इसमें बड़ा सिंपल लिख दूंगा, दैट इज R बाई 5 इंटू 1/5, क्योंकि ये तो सब R बाई 5 ही हो गए थे ना, ये आप देख लीजिए जो R1 R2 R3 ये सब कुछ है, दैट इज R बाई 25। जी हाँ, यही आपका आंसर भी आया होगा, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सभी। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g0, ओके। इफ मास ऑफ अर्थ रिमेन्स सेम बट रेडियस इज हाफ, यानी पहले मास m था और रेडियस r था, अभी क्या हुआ, मास तो सेम रहा बट रेडियस हैज बिकम r by 2, then find the acceleration on the surface for new system, that is in this case we have to find g is what। आपको वैसे तो पता होगा कि जो स्मॉल g है ना, इसको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। स्मॉल g यानी F by m, जिसका एक फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है बच्चों, वो आता है gm/r², ठीक है। और इसलिए क्योंकि सब कुछ सेम है, ये इसी को मैं g0 बोल देता हूं। इस केस में जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं g डैश बोल देता हूं, इस केस में हो जाएगा gm/r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया कितना, ये आ गया 4g0। ऐसा कोई ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, क्योंकि काफी सिंपल है, कोई बड़ा तो है नहीं, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट की तरफ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, जरा ध्यान देना इस पे। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये आईआईटी का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई डरने की जरूरत है। देखिए आईआईटी के दो फेज हैं, एक तो है आईआईटी मेंस और एक है आईआईटी एडवांस। तो एडवांस के लिए आपको सच में ज्यादा गहरी जानकारी की जरूरत है, और यहां पे क्या है, बेसिक प्लस फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिक के साथ आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तो आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक के 3 क्वेश्चन में तो मैंने तो यही देखा, और मैं पिछले साल के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आइए नेक्स्ट लेके चलते हैं और उसमें देखते हैं हम लोगों ने क्या पूछा है। पहले आप अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लीजिए, उसका आंसर बनाने की कोशिश कर लीजिए, फिर नहीं होगा तो मैं तो खड़ा ही हूं करने के लिए, है ना। चलिए नोट करिए, ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि बच्चे को ऑप्शन ना याद रहा हो, ये भी चांस है ना। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पासिंग थ्रू वन कॉर्नर, तो चलो ये 4 कॉर्नर है और ये एक स्क्वायर है। कैसा है बेटे, स्क्वायर है, और इसके चारों ही कॉर्नर्स पे स्मॉल m मास रखा हुआ है। पॉइंट मास मैं यहां पे मानूंगा, रीजन कि कहीं यहां स्फेयर वगैरह नहीं दिया है। और बेटे अगर स्फेयर दिया होता तो हम उसका उसके तरीके से करते, है ना। सिलेंडर दिया होता तो उसके तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता। बट अभी हम क्या करने वाले हैं कि मान लेते हैं कि एक एक्सिस ये है, ये एक्सिस ऐसे जाता है ना, देखेंगे यहां पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये उसका अगर प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको मैं ए बी सी डी, इसके अबाउट अगर मुझे निकालना है ना बच्चे, तो आई ए के अबाउट आ जाएगा। ए वाले पर जो मास रखा है उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि mr² होता है, आपको पहले से पता है। बी वाले का होगा क्या, ma², डी वाले का क्या होगा ma², और सी वाले का होगा, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, क्योंकि अगर ये आप एक्सिस ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। देखो ये मैंने एक्सिस से बोला है, यहां वाले ये वाले एक्सिस, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ होता है।
n√2a का होल स्क्वायर, दैट इज, ये मुझे लग रहा है 4ma² हो जाएगा। आपका भी आंसर यही आ जाएगा होगा। अब आप खूब दिमाग लगा लो, देखो इसमें अगर ये क्वेश्चन है तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि इस तरह के, इससे तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपने इवन बोर्ड की क्लास के लिए 10th 11th सॉरी जो 11th की क्लास है स्कूल की, उसमें भी आपने इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईआईटी का लेवल, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम उस क्वेश्चन को कितने जल्दी और कितने आसान तरीके से कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूले सब याद हों तो। ये चेक करें आप, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, फिर से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लें। बोला है टू पार्टिकल्स हैविंग मास, लेट इट बी m1 एंड दिस इज m2। m1 इज हाउ मच, दिस इज 4g and m2 is 25g, you may say like gram or whatever you want, okay, have same kinetic energy, these two are having same kinetic energy, that is इसकी एनर्जी dk और इसकी एनर्जी dk, find the ratio of their momentum, so try to recall, क्या क्लिक किया कि what is the relation between momentum and kinetic energy, जी हां, अगर आपको रिकॉल हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, √2mk, और नहीं हुआ तो फिर हाफ mv² और mv का रेशियो देते रहिए बैठ के, है ना। तो यहां से आप क्या देखते हो कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, ओके। तो आप एक काम करो, p1/p2 इक्वल टू √4/25, क्योंकि g ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 2:5। सो इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर 1। और यहां पर आप देखेंगे ये आपको पहले से पता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। अब मैं लूंगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। देख मेरे भाई, घबराने का नहीं है ना, आईआईटी है, ठीक है, हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी है, ना कि हमें किसी तरह के दबाव में आना है। दबाव में आने वाली बात तो करनी ही नहीं है, ना तो ये काम होने देना है भैया। एक क्वेश्चन आ गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड, अब दिया है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ मास 200 किलोग्राम इज एडेड टू इट, अगर इस पे 200 किलोग्राम मास और डाल दिया जाए तब वो किस स्पीड से मूव करेगा। आप दिमाग लगाओ, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वाला, है ना, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर। तो पहले जो है वो है 1000 into 6, बाद में है 1200 into v, let it be v, okay। Now see, these two have been cancelled out, now v equal to 60/12, it will become 5 meter per second, और ऑब्वियस सी बात है स्पीड घटेगी, क्यों? क्योंकि उस पे लोडिंग बढ़ चुकी है, उसका मास बढ़ चुका है ना। तो ये रहा आपका वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नोट कर लें सभी लोग, और नोट देखो करने की जरूरत तो है नहीं दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हारा आंसर इससे पहले आ चुका होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, चलिए यहां देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। टू वेरी लॉन्ग वायर, है ना, इस पे मार्क कर लेते हैं, हैविंग करंट एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अच्छा आप याद करिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन फिर से आ गया। तो मैं बार बार इस बात को नहीं दोहराऊंगा कि आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन मान के इसको हमें अटेम्प्ट करना है और सही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको पता है कि B होता है μ0I अपॉन 2πr, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये किस केस में? जब वायर बहुत लॉन्ग हो तब, ठीक है। ये 1200 का लॉ है, आपने पढ़ा होगा। अब यहां पर देखो करंट एक वायर में ऊपर जा रही है, दूसरे वायर में नीचे आ रही है,
तो ये बात फिक्स है कि ये जो बीच में होगा P वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों का एडिशन होगा। लगा लो राइट हैंड थंब रूल, देखो इसकी वजह से इनवर्ट और इसकी वजह से भी इनवर्ट, तो दोनों की वजह से इनवर्ट, यानी जो BP होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इंटू 2। ठीक है बच्चे, और ये जो डिस्टेंस है वो 5/2 सेंटीमीटर लेना है, तो आ जाओ वैल्यू रख देते हैं फटाफट। म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये तो म्यू नॉट हो गया। I की वैल्यू 10 गिवन है और 2 इंटू पाई इंटू दैट इज 5/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अभी देखो यहां से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हो गया 5 2 जा। ठीक है, सो 4 4 16 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। बट सिंस इट इज बीइंग आस्क्ड इन माइक्रो टेस्ला, तो अपने को ये समझदारी है कि इसका मतलब हम इसको 160 into 10 to the power minus 6 टेस्ला, that will be 160 माइक्रो टेस्ला। तो हो सकता है कि ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहा हो, जो बच्चे ने ऐसे समझा हो और हमें बताया हो, तो ये आपका 160 माइक्रो टेस्ला, दिस इज द आंसर, इंटीजर टाइप आंसर। ठीक है, अब जिस बच्चे को मेरे भाई वो ये पता हो और डायरेक्शन का थोड़ा बहुत ध्यान हो, खूब प्रैक्टिस कराई जाती है। आप अपना नोटबुक खोल के देख लो, मैंने कितनी बार प्रैक्टिस कराई हुई है इस तरह के क्वेश्चन को, और इससे तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हुए हैं। देखो यार, ये बार बार बात आएगी, मुझे माफ करना है ना, मुझे माफ इसलिए करना कि मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं, मैं किसी तरह का कोई और बात करना ही नहीं चाहता हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि तुमने इसको पढ़ा हुआ था, तुम कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़े सभी लोग, चलो पढ़िए जल्दी से फटाफट, और अगर पढ़ लिया हो तो हम अब इसको करते हैं। If the electron revolving in the third Bohr's orbit of hydrogen species has radius r, अगर थर्ड n की वैल्यू 3 है तो रेडियस r है। बोला है कि what will be its radius, रेडियस क्या होगा इन द फोर्थ ऑर्बिट, n की वैल्यू अगर 4 हो तब रेडियस क्या होगा। देखो, जब हमने बोर के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमने हाइड्रोजन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। देखो, जैसे एक तो रेडियस, एक वेलोसिटी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट में टोटल एनर्जी। तो याद करो, कुछ बड़े बड़े फॉर्मूले आते थे, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कांस्टेंट होती थी, और जब कांस्टेंट होती थी तो r का जो वैल्यू आता था वो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि kn² z, इस तरह से अगर हम बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बेसिस पे मैं तो कहता हूं कि भाई क्यों ना हम k/z को भी हटा दें, तो हम ये लिख सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो अगर मैं r1 और r2 का रेशियो लेता हूं बच्चे, तो थर्ड 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी r अपॉन r2 इक्वल टू 9/16, दैट इज r2 विल बी 16r अपॉन 9। चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये दोनों एक ही जैसे हैं, बट हमसे तो r2 यानी कि ये वाला सेकंड वाला, r1 यानी कि ये फर्स्ट का केस है ना। तो आप उस फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले को रिकॉल करने की कोशिश करो, उसमें आपको सीधे मिलेगा। आप तो बस इतना सा याद रखना कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। चेक कर लीजिए आप लोग, और आपका भी शायद आंसर यही आया होगा। ठीक है, 16r/9। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़िए। ये आपको अगर ऊपर वाला नहीं दिखाई देता हो तो मैं पढ़ के बताता हूं, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है। अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, द वैल्यू ऑफ q इज गिवन टू अस 10 टू द पावर -6 माइक्रो कूलम। ओके, ठीक।
मतलब 10 टू पावर माइनस 6 डिफरेंट है और माइक्रो डिफरेंट है, कहीं वैल्यू यूज करनी पड़ी तो 10 टू पावर माइनस 12 कूलम हम इसको लिख सकते हैं। इज प्लेस्ड एट ओरिजिन इन xy कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अपना x एक्सिस और ये y एक्सिस is placed at origin, that is the charge is being placed over here. Okay, now find the potential difference between the 2 point root 3 तो रूट थ्री समथिंग यहां पर लाई करेगा, है ना, रूट 3 और रूट 3 ये वाला पॉइंट एंड रूट 6 कॉमा 0, रूट 6 कॉमा 0 लाइक ये वाला है ना, रूट 6 कॉमा 0, ठीक है। अब रूट 3 आपको पता है 1.732 और ये रूट 6 अपना ये हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चे, हमसे बोला है कि पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है, तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा V इक्वल टू KQ बाई R, याद आ रहा है क्या? अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करोगे तो V इक्वल टू KQ बाई R, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की तो कोई बात किया ही नहीं है, उसने बस चार्ज होगा तो हम उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस r तो निकालनी पड़ेगी, r है तो डिस्टेंस फॉर्मूला का लगा दो, r1 बोल दो बल्कि इसको, है ना, r1 इक्वल टू रूट, ये रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस रूट 3 माइनस, क्योंकि ये 0 0 होगा ना, आपको पता है ना, ये अगर x1 है और ये x2 है तो x1 माइनस x2 रूट 3 माइनस 0 दैट इज रूट 3 और उसका होल स्क्वायर 3 लिखा है मैंने। सिमिलरली ये 3 तो ये आ गया रूट 6 और r2 निकालूंगा तो वो खुद ही रूट 6 दिया हुआ है, क्योंकि ये तो और कुछ है नहीं। तो अब एक बड़ी अच्छी चीज यहां से निकल के आई कि देखने में तो चलो ये बड़ा सा दिख रहा है, इसमें कोई डाउट है नहीं, मैंने r2 जो रिप्रेजेंट किया है ग्राफिकली वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट वी आर गेटिंग दैट r1 इक्वल टू r2, इट कंक्लूड्स फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट VA equal to VB. So whenever we are going to find the difference, the potential difference which is being asked in this question, it will become 0. Yes, option number 3, 0 volt. डिस्टेंस निकाला हमने क्योंकि हमें पता था KQ by R करना पड़ेगा, और जब KQ by R करना पड़ेगा डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस सेम आ गई, चार्ज वही है जो ओरिजिन पे रखा है, उसी का असर यहाँ पे A पे और उसी का असर B पे, तो पोटेंशियल सेम हो गया, यानी A एंड B बोथ आर लाइंग ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत एनर्जी के साथ आप लगे रहिए और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा साइड में हूं, पहले पढ़ लीजिए अच्छे से फिर बताता हूं मैं, है ना, और ऊपर वाली लाइन अगर नहीं दिख रही हो तो मैं कुछ बताता हूं, आप देखिएगा। Magnetic field having magnitude that is B is given to us, which is 4 Tesla, makes an angle 60 degree. Theta is how much? 60 degree with perpendicular to loop, and loop has been removed from magnetic field region within time delta t is 10 seconds. Find average induced EMF in 10 seconds in volt. अच्छा ठीक है, EMF पूछा है। EMF आपको पता होगा भैया डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना। अब आपसे बोला क्या है, ध्यान से सुनो, पढ़ तो लिया ही होगा आपने, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके सोचो। उसने बोला कि एक लूप है which is making an angle of 60 degree and has been removed from that particular magnetic field in a time span of 10 seconds। तो फ्लक्स का चेंज कुछ तो हुआ होगा भाई, 10 सेकंड बाद तो फ्लक्स ऑब्वियसली बात तो 0 हो गया होगा। इस बीच में अगर मैं ऐसे बात करूं कि फाई क्या होता है, तो फाई होता है BA और cos थीटा, साइन नहीं cos थीटा, मैं साइन लिखने की तरफ जा रहा था वो गलत है, तो cos थीटा। अब यहां से आपको एक लूप दिया है, ठीक है, और जब लूप दिया है भैया 2.5 और 2, तो फाई आ जाएगा कितना, 4 इंटू एरिया 2 इंटू 2.5 cos 61/2, ठीक है। तो फाई कितना आ गया, ये तो आ गया 10, फाई का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास 10। अब जल्दी से आप निकाल दीजिए, वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक
ठीक है, मैंने पहले ही लिख दिया है, अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा 10/10 दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है। प्लस माइनस में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इंटीजर टाइप अगर है तो ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब इंटीजर टाइप है तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि कोई बहुत तुड़म खान वाले क्वेश्चन अभी तक हमें नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ बेसिक क्वेश्चन मिले हैं जिनमें फॉर्मूले की और बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो अगर आपका पेपर कल है ना तो थोड़ा सा पढ़ते जाइए, थोड़ा अच्छे से रिवाइज करते जाइए। जरूरत नहीं है कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखिए, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आप पढ़ते हो। फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर। एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो इसने हमसे पूछा है अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ यानी कि कितनी शिफ्टिंग हुई है, अपरेंट डेप्थ। तो उसके लिए आपको पता है कि जो टोटल होगा वो d1 प्लस d2 एक तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको तो पता है ना इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे करते आए हैं। हमने किया था क्या, इसकी हाइट 6 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 3/2 प्लस फिर से 6/8/5, ये हो गई आपका अपरेंट डेप्थ। आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए जो आंसर आता है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा कितना आएगा ये, लाइक इसको अगर 2 से कैंसिल कर दिया आपने, 2 2 जा 4 प्लस ये 2 3 जा और 2 4 जा दैट इज 15/4, ठीक है। तो ये 3.75 हो जाएगा, 4 प्लस 3.75 दैट इज 7.75। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एन ईएम वेव इज गिवन बाय, जिसका ई नॉट आपको दिया है, सॉरी ई नॉट ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज 200, ठीक है। बाकी ये आपको पता ही है, ये ओमेगा होता है, ये आपको पता है कि के होता है, ये एप्सिलॉन नॉट दिया है, एप्सिलॉन नॉट। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव पूछा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको अगर याद आ रहा हो, आपने पढ़ा हो, वैसे इंटेंसिटी होती क्या है, ये होती है एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर इनटू वी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू आपको दी है सर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 200 इंटू 200। अच्छा, v जो होता है आपने 11th में पढ़ा होगा ओमेगा बाई के, ठीक है। ओमेगा कितना है आपके सामने है, ओमेगा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 और k कितना है, ये है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए सर, देखिए कितनी वैल्यू आती है। जो वैल्यू आए वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो मैं भी आपके साथ कैलकुलेट कर सकता हूं, ये -2 तो ये आपके पास बचा -10, ठीक है। फिर ये 10 टू द पावर -3 अभी भी बचा है ना, तो ये फिर से आप कैंसिल कर दीजिए 1 2 3 के साथ, ठीक है। 5 0.3 इस पॉइंट को हटा दीजिए इसके साथ, ठीक है। ये 2 को आप कैंसिल कर दीजिए इसके साथ। 8.85 इंटू 6 आप मल्टीप्लाई करके देखें कितना आता है, 3 2 जा 6, 8.85, ठीक है सर। जो भी आए वो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 50 या फिर 52, जो भी आए वो आप कर लीजिएगा। वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट मतलब कि जूल पर सेकेंड, है ना, आपको पता है वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। तो ये आपकी इंटेंसिटी आई।
आंसर ये है, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो भी आए, लाइक मैंने लिख दिया 52 या 50 के बीच में अप्रोक्स वैल्यू है ना, इस पे आप लड़ाई नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम है, थोड़ा सा कर लो ना, है ना। चलिए, ये फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा और ये आपने ईएम वेव में भी पढ़ा होगा। तो उसी से ये हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। ये v जो होता है वो ओमेगा बाई k क्यों होता है वो भी देख लीजिए। ओमेगा आपको पता होना चाहिए 2 पाई बाई t होता है, k जो होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये ऊपर जाके लैम्डा बाई t, या तो लैम्डा बाई t लिखो या तो फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा लिखो। और आपको तो पता है ना यार कि स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हमने यहां से इसको यूटिलाइज करके ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सभी, इसको हम हटा देते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में एक कैपेसिटर है, आपको निकालना है। ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं आप समझेंगे, है ना। ये जो U लिखा है इसका मतलब माइक्रो समझेंगे आप, ठीक है, क्योंकि जनरली जो कैपेसिटर होता है वो माइक्रो फराड में दिया होता है और माइक्रो फराड में होने की वजह से इस पे चार्जेस जो माइक्रो कूलम में आप कहेंगे, तो U का मतलब जो है माइक्रो है। और ये बॉक्सेस हो सकता है टाइपिंग टाइम पे, ये ऐसा हो गया, ठीक है। आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है दोस्त, और एक कैपेसिटर है जो ये दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस पे चार्ज कितना है ये निकालने के लिए बहुत आसान है, इसका तो फॉर्मूला ही बहुत आसान है, Q इक्वल टू C इंटू V। C is the capacitance which is already given to us, that is 150 microfarad, and now we have to find, let it be A and B. So we have to find the potential difference which is applied, which is being applied across the ends of the capacitor, so that we can find Q equal to C. V पता होगा तो आराम से हम Q equal to CV का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले VAB निकालना होगा। अब मैं इसमें ये VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कौन सा बड़ा होगा ये मैं ऐसे नहीं बता सकता, मतलब देख के नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, स्टेडी स्टेट मतलब कि वो फुली चार्ज हो चुका है, और जब फुली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर तो वो चार्ज को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ओपन सर्किट के जैसा बना देंगे, ठीक है। ये आप समझ जाइए कि ये ओपन सर्किट है, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब ये है कि ये 1 और 2 ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये 6 और 4 10 सीरीज में हो गया, और दोनों आपस में पैरेलल में है। तो बड़ी सिंपल बात ये है कि यहां से जो करंट निकलेगी I, वो मान लेता हूं किधर जाएगी I1 और इधर जाएगा I2, ठीक है। तो अब ध्यान देना बच्चों, ये I1 क्या होगा, बहुत सिंपल है। I1 दैट इज 10 अपॉन, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, ये तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। और ये दोनों मैंने बताया तो कि आपस में पैरेलल है, तो दोनों को 10-10 वोल्ट मिलेगा। The same potential, that is 10 volt, will be applicable for both of these, है ना। So 10 upon 3, this is what I1, and I2 will become how much? Let's write over here. I2 will be 10 upon 6 plus 4 10, that is 1 ampere, ठीक है। अब ऐसे में बड़ा अच्छी बात क्या हो गई कि वोल्टेज कितना कितना डिवाइड होगा वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है मेरे भाई, है ना। तो सीरीज में अगर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है तो इसके पास आएगा 10 to the power 10/3 वोल्ट, यहां आएगा 12/3 वोल्ट, इधर आएगा 6 वोल्ट और इधर आएगा 6 वोल्ट, सॉरी 4 वोल्ट, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें ऐसे घूम जाओ धीरे से, ये कौन सी बड़ी बात है,
ये ऐसे आप घूम जाओ। केसीएल केवीएल लगाने तो आपको खूब आता है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि वी ए बी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, तो या तो आप 20/3 में से 4 माइनस कर दो, या 4 में से 20/3 माइनस कर दो, आपकी मर्जी है ना। और वैसे ही आप चाहो तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। तो ये आ गया 20/3 माइनस 12, दैट इज हाउ मच, 8/3 वोल्ट। ठीक है, अब 8/3 वोल्ट आ गया तो Q इक्वल टू आपका वो C कितना है, C की वैल्यू है 150 इंटू 8/3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 350 है ना, तो आपके पास 400 माइक्रो कूलम। नोट कर लीजिएगा इसको, 400 माइक्रो कूलम ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना पड़ा, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता था और उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने इसको कर लिया। ठीक है, वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो जाता है भाई। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करके देखो 10 आएगा, इन दोनों को 6 और 4 को ऐड करके देखो वो भी 10 आएगा। केसीएल केवीएल लगा के हमने इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, इस लूप में हम घूम गए। हम चाहते ऊपर वाले लूप में घूम जाते, आंसर फिर भी वही आता। आप करके देखना चाहें तो कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक अगर आप इसको ही करते तो 10/3 माइनस 6 नेक्स्ट मॉडुलस फिर भी लगाना है ना। वो इसलिए क्योंकि हम डिसीजन नहीं हो रहे हैं, हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि कौन सा ज्यादा, जो ज्यादा हो तो हमको एडजस्ट कर देगा। ठीक है, लाइक 10 माइनस 18/3 माइनस 8/3 दैट इज 8/3। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आप इसको पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, फटाफट पढ़ जाइए, फिर देखिए क्या आता है। ओहो, ये तो आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आ गया। पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम with an amplitude 4 centimeter, that is the value of A is 4 centimeter. Speed of particle at mean position, mean position, ओहो, तो V मैक्सिमम है इसका मतलब, और V मैक्सिमम A ओमेगा होता है भाई लोग, आपको पता होगा। लाइक V का ये फार्मूला आपको पता होगा, ओमेगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोला है फाइंड द पोजीशन फ्रॉम मीन वेयर स्पीड इज 5. So let it be x. At x, this is 5 omega under root a square minus x square, 4 square minus x square. ठीक है, तो यहां से ओमेगा में निकाल लो क्या, 10/a, तो 10/a तो दिया है 4 है ना, यानी 5/2 रख दो यहाँ। 5 इक्वल टू 5/2 अंडर रूट 16 माइनस x स्क्वायर। तो 5 में 5 एंट्री कैंसिल आउट, इधर भेज दो 2 का स्क्वायर कर दो, 4 इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 12, x विल बिकम 2√3 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका भी तो आ गया होगा, चेक कर लीजिए सभी लोग, है ना, सभी लोग अपना अपना आंसर चेक कर लें, और आई होप कि ये आ ही गया होगा, है ना। और अब यार देखो, ये जो है ना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कठिन है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो प्रैक्टिस का पार्ट है ना। आप लिखते थे हो कि एसएचएम जो x होता है दैट इज a sin ओमेगा t, x इज a sin ओमेगा t। एक बार डिफरेंशिएट करते हो वेलोसिटी मिल जाती है, दो बार डिफरेंशिएट करते हो एक्सेलरेशन आ जाता है, एंड यू नो वेरी वेल दैट एट मीन पोजीशन द वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, है ना। और एक्सट्रीमिटीज पर दैट इज प्लस और माइनस, प्लस माइनस एक्सट्रीमिटीज पर वेलोसिटी 0 होती है। मीन में बीच में कहीं भी चाहिए तो ये होती है। उसने कहा था कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड कब होगी, वो x की वैल्यू बताओ, तो हमने बता दिया, निकाल दिया। ओमेगा चाहिए तो ओमेगा निकाल दिया, अलग से ओमेगा इससे निकाल दिया, a ओमेगा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो अगले क्वेश्चन पर टाइम सेव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा गिवन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, बस गिवन ही है। गिवन है कि मास है 0.8, एसवी है 0.17 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ओके,
इंटरनल एनर्जी। अच्छा ये हमें नहीं पता है भाई कि इसमें लाइक जो हीट ली जा रही है वो किस में जा रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि चेंजिंग वॉल्यूम 0 है, मतलब हम एज्यूम करते हैं इस केस में। देखो क्वेश्चन पूरा नहीं है अपने पास, है ना। क्वेश्चन अगर पूरा होता तो बात कुछ और होती, है ना। हम मान लेते हैं, आप सुनो 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 सुनो, घबराओ नहीं। सीपी और सीवी पढ़ा हुआ है तो तुम बातों में उलझो मत। मैं थोड़ा सा बीच में अगर सोच में पड़ गया तो तुम कंफ्यूज मत हो। सीपी और सीवी तुम्हें पता है कि सीपी एट कांस्टेंट द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो अगर यहां से डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा यू आप कह सकते हैं m इंटू एसवी इंटू डेल्टा टी, और कर दीजिए कैलकुलेट, है ना, क्योंकि बाकी कुछ चीजें ज्यादा दी है नहीं इसमें, है ना। कर डालिए जल्दी से, जो आंसर आए वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू रखिएगा, जो भी आए वो लिख लीजिएगा। इसलिए मैं चलता हूं आगे, है ना। और करना चाहे तो देख लो भाई, बाद में वो बात नहीं है सर वो छूट गया था, है ना। छूटेगा कैसे, ये आप कर लीजिएगा। 0.7 किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी है तो 1000 और कर लीजिए ना, 1000 और डाल लीजिए। 1000 डालने से क्या होगा, ये 3 जीरो से ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसको 8 लिख लो और इसको 1.7 लिख लो, ठीक है। तो अपना ये आ गया 40 इंटू 1.7, ये 17 कर दो, लाइक 68 कैलोरी, ठीक है भैया। ये नोट करो, डेल्टा यू की वैल्यू जो आई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो जूल में कर लेना। आपको तो पता होगा ना भाई कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 या फिर 4.2 जूल, ठीक है। आप इससे कर सकते हो। और स्पेसिफिक हीट देखो भाई, टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितनी बढ़ी है, ये 68 कैलोरी, या फिर 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर तो समथिंग 260 जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आएगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पढ़े आप लोग। अ गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 30 डेसीमीटर क्यूब, V1 जो है वो है 30 dm क्यूब, टू V2 is how much, 45 dm cube. Now find heat absorbed by gas if external pressure is, heat absorbed by gas if external pressure is 10k पास्कल या फिर 1000 पास्कल, P इक्वल टू 1000 पास्कल। अब जरा ध्यान से देख भाई, है ना। अगर मैं इस केस में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक तो आइसोथर्मल तो है ना, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर राइज कर नहीं रहा है। टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है तो हम बोल देंगे कि इंटरनल एनर्जी का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि जनरली हम ये बात जानते हैं कि वैसे तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। लेकिन ज्यादातर अगर हम रियल गैस की बात करें तो हम टेम्परेचर पे ही उसकी डिपेंडेंसी को देखते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद होगा यार, वर्क का फार्मूला होता है nRT, याद आ रहा है क्या, nRT ln V1 by V2, ठीक है। इसको नोट कर ले आप लोग और इस पे आप वैल्यू निकाल दें, ठीक है। nRT ln, सॉरी यहां V2 by V1, P1 by P2 प्रेशर के क्रम में, है ना। nRT V2 by V1, ठीक है। चलिए इसको कर डालिए जल्दी से और देखिए क्या आता है। वैल्यू रखने की कोशिश करिए और आपको दिखेगा कि nRT, ये तीनों का ही मेंशन नहीं किया गया है, इन तीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है अपने पास। तो अपने को ये पता है आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल PD इक्वल टू nRT, है ना। तो आप यहां पर चाहें तो P1 V1 रख लें
या P2 V2 लिख लें, है ना। P2 V2 और P1 V1 एक ही होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मींस टेंपरेचर विल रिमेन कांस्टेंट। तो आपको n की बात देखो, इस पूरे गैस में इसमें कहीं भी n के बारे में तो कुछ चर्चा की ही नहीं थी, और जब n के बारे में चर्चा नहीं की तो आप लाके रखोगे भी कहां से, है ना। टेंपरेचर के बारे में भी कोई चर्चा नहीं है, बस टेंपरेचर के बारे में ये पता हमें कि ये कांस्टेंट है। तो फटाफट आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए जो भी आएगा वो आंसर आप लिख लीजिएगा और वही आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं हम लोग। P1 V1, P1 इज 1000 और V1 इज 30 और Ln ये 45/30 डेसीमीटर क्यूब, है ना। तो 10 और लगा देंगे इसमें, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करें, ये आ जाएगा आपके पास 45 15 3/2, है ना, 3/2। उसको भी कर लेंगे 3/2, 10,000 इंटू 30 इंटू ये डेसीमीटर -3 करेंगे हम लोग, 10⁻³ ये कैंसिल हो गया ये दोनों। Ln आपका ये आ गया 15 3/2, ठीक है। दैट इज 30 इंटू ये आपका 3/2 Ln का। तो इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से आप लॉग टेबल जब देखेंगे तो 120 जूल आएगा, लॉग टेबल से इसकी वैल्यू आप निकाल देंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, और इसमें आपने ध्यान दिया होगा पीछे वाले क्वेश्चन में कि हमने फार्मूले को केवल इस्तेमाल किया और कुछ भी ज्यादा नहीं किया, बाकी भी लॉग टेबल वाला है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन है अ बैंक्ड रोड। देखिए फिर से 11th क्लास में चले गए हम लोग। 11th क्लास में ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें अभी तक, है ना। एक बैंक रोड है, बैंक रोड वाला आपने पढ़ा होगा ना, ये वाला जिसमें जो रोड होता है वो थीटा डिग्री पे बैंकिंग है उसकी, ठीक है। अ बैंक रोड ऑफ रेडियस, जो जो गिवन है वो लिखते चलेंगे। 400 मीटर इज देयर विद द बेस सेपरेशन बिटवीन द रेल्स इज 1.5 मीटर, यानी ये जो है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। एक्चुअली हम इसको बोलेंगे 1.5 मीटर, ठीक है। चलिए आगे। इफ स्पीड ऑफ कार फॉर सेफ टर्निंग इज 12 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ वन रेल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रेल। आपको याद होगा tan थीटा हम लोग लिखते थे v²/rg, याद आ रहा हो। ये फॉर्मूला आपने देखा हो अगर, तो इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू v²/rg, ठीक है। अगर हम मानते हैं, ध्यान से देखें कि ये हाइट है h, ठीक है, और दो रेल्स के बीच का सेपरेशन जैसा 1.5 मीटर हमें गिवन है, तो ये हो गया और ये थीटा हो गया। तो tan थीटा हम यहां से क्या निकालेंगे बेटे, h/1.5 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और v² हमें दिया है 400 इंटू 400 अपॉन रेडियस इज, सॉरी v नहीं, v तो 12 दिया है ना, v12 दिया है बच्चों, 12 इंटू 12 अपॉन रेडियस है 400 मीटर। थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटर ज्यादा होगा, लेकिन अभी मैं मीटर ही लूंगा क्योंकि मुझे तो मीटर ही गिवन है। चेक करेंगे, अगर नहीं आएगा तब बाद की बात देखी जाएगी, है ना। आप यहां से h कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, कितना आ रहा है, ये 443, ठीक है, और ये 100 बच जाएगा। अब ये आ गया आपका कितना, 4.5 इंटू 12 अपॉन 1000, है ना, 5.4 यानी 1.0 लगा देंगे, 54 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.054। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, एक ऑप्शन मैच कर गया अपना, ऑप्शन नंबर 1। तो आप इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें। इसमें आपको क्या गिवन था,
इसमें गिवन था बच्चे की अ बैंक रोड ऑफ रेडियस 400 मीटर। देखो एक बार तो मुझे डाउट हुआ कि 400 मीटर थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, बट मैंने कहा भाई ठीक है, हमें जो गिवन है उसी को लेके चलते हैं, है ना। इज देयर विद अ बेस सेपरेशन, बेस का सेपरेशन बोला है अपने को कितना 1.5 मीटर, वो हमें फिगर में भी दिखा दिया। इफ स्पीड ऑफ कार फॉर सेफ टर्निंग इज 12 मीटर पर सेकेंड, वो वेलोसिटी हो गई। देन फाइंड द हाइट ऑफ वन रेल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ठीक है। उसको हमने कैलकुलेट किया और हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। बैंकिंग ऑफ रोड आपको याद होगा, tan थीटा वाला टर्म, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये सब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूले पे बार बार मैं फोकस करने को आपको बोल भी रहा हूं और आपको याद भी होगा, बस उस टाइम थोड़ा माइंड में क्लिक भी करना चाहिए। तो अगर कोई चीज ना एक बार में समझ में आए तो उसको दोबारा जरूर पढ़ लेना दोस्त, ऐसा नहीं करना कि छोड़ देना, ठीक है। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, उसको पढ़ना एक बार दोबारा। लाइक ये क्वेश्चन है, शायद आपकी स्क्रीन पे पूरा ना आ रहा हो तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन with initial velocity 5 I meter per second. This is initial velocity u I and constant acceleration of that much, like 3I plus 2j। आप देख सकते हो 3I plus 2j है, यानी कि ये 2D में काम कर रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग भी काम कर रहा है, ठीक है। When position of particle is 84 meter, that is s, its velocity is root alpha meter per second square. Find alpha, ठीक है। पोजीशन आपसे बोला है कि 84 है, तो कितनी देर के बाद, मानते हैं कि 30 सेकंड के बाद ये जो आपकी पोजीशन है 84 वो 30 सेकंड के बाद हुई होगी, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो हमें अल्फा, रूट अल्फा, ये क्या बोला है, ये तो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है ना, जिसको हम बोलेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी में ये फाइनल वेलोसिटी है रूट अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 5i और ये सारा कुछ वेक्टर में चलेगा अभी, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में भैया t नहीं दिया है, टाइम के बारे में कोई जानकारी है नहीं हमें, ठीक है। तो अगर टाइम के बारे में जानकारी नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो 84 मीटर दिया है ना, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा इस टाइम मुझे भी दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, ये क्वेश्चन कोई एज इट इज बोर्ड ने, जिसको हम बोले जो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, उसने हमें पेपर रिलीज नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत मुझे भी और आपको भी सोचना पड़ेगा, लेकिन वहां पे नहीं सोचना पड़ेगा, वहां क्वेश्चन एग्जैक्ट गिवन होगा आपको, वहां पे आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ सोचने पे आपको जवाब फ्रीक्वेंटली थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे मुझे एक चीज की कमी लग रही है कि टाइम नहीं गिवन है दोस्त, ठीक है। तो ठीक है, अगर टाइम नहीं गिवन है, मैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 84 मीटर, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फार्मूले को लेके चलता हूं और s को 84 ले लेता हूं, जैसा मैंने मार्किंग भी किया हुआ है ना, और u को मैं 5 लेता हूं इनटू t प्लस हाफ इनटू a को मैं x एक्सिस के लॉन्ग वाला भी 3 लेता हूं और t स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए आप लोग और देखिए t की वैल्यू कितनी आती है। इसको सॉल्व करके t की वैल्यू निकालने की कोशिश करें आप सभी, ठीक है। यहां से आप एक काम करें, t निकालने की कोशिश करें, ठीक है। t निकालने की कोशिश करें और t निकालने के बाद देखो भाई v इक्वल टू यू प्लस अल्फा t, ये t को आप यहां रखें, ठीक है। उसके बाद ये जो 3i प्लस 2j है
वो a की जगह तो ये वैल्यू रखी जाएगी 3i प्लस 2j, और ये जो u है उसकी जगह 5i रखा जाएगा, और फिर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। राइट, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो जो भी आता है उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ठीक है, इतनी देर में अगर किसी का आंसर आया हो तो वो मेरे से भी शेयर कर सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको अभी कैलकुलेट नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, फैक्टर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इससे बचने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आप में से किसी का आया हो तो आप मैसेज कर दीजिए, मुझे दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आया हो किसी का तो मैसेज करिए, देखता हूं मैं अगर आप में से किसी ने निकाला हो तो। चलिए, एक बच्चे ने मैसेज करके बोला है कि t की वैल्यू 6 सेकेंड आ रही है। अगर 6 सेकेंड आ रही है तो आप इसमें रख दो, है ना। v आ जाएगा कितना, 5i प्लस 3i प्लस 2j इंटू 6, यानी 5i प्लस 18i प्लस 12j, ये आ गया कितना 23i प्लस 12j। इसको 23 का स्क्वायर कर लीजिए आप लोग, 23 का स्क्वायर कर लीजिए, जो कि आ जाएगा आपके पास 23 का स्क्वायर आपको पता होगा 529i प्लस 144j, और ये तो अब अंडर रूट में लूंगा ना मैं, क्योंकि ये b मुझे पता है अंडर रूट अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट 6, तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई 673। ठीक है बच्चों, ये आपने मुझे बताया t की वैल्यू 6, और उसके बेसिस पर हमने इस वैल्यू को रख दिया है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन खोल देता हूं, आप उसको देखिएगा। अभी तक आपने ये देखा होगा कि आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मिले हैं, और ये क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, है ना, ये भी बेसिक ही है। आप इसको फील कर रहे होंगे भाई, हमें देखो क्वेश्चन टू द पॉइंट नहीं है, फिर भी हमारी कोशिश है कि इसको टू द पॉइंट ही बना के निकाली जाए वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम सभी। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए कि वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप चूज करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट 1, दो स्टेटमेंट हैं, यानी असर्शन रीजन का एक तरह से क्वेश्चन लग रहा है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन। आपको एंगुलर मोमेंटम पता है क्या, L, जो कि होता है NH/2π, अगर आपको याद हो तो, या फिर इसी को mvr भी बोलते हैं, mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेट। तो इसका क्या बनेगा, L का क्या बनेगा, LT-1 इंटू L, तो L ये L अलग है, आप समझ पा रहे हैं, और ये ब्रैकेट में है, तो mn2T-1। ठीक है क्या, mn2T-1 ये बन गया इसका। आगे आपको प्लैंक कांस्टेंट का पता है h, ये भी mn2T-1 ही होता है। कैसे, E होता है h इंटू न्यू, ये mn2T-2 होता है, और ये होता है T-1, तो ये T-1 से T-1 बचेगा, तो ये सेम है। जी हाँ, पहली स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट है ट्रू। अब दूसरी स्टेटमेंट है कि मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क, और टॉर्क का क्या होता है ml2T-2। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम यानी P इक्वल टू m इंटू v, ये होता है mlt-1,
हैव सेम डायमेंशन। जी नहीं, ये फॉल्स है। तो पहली जो है स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी फॉल्स है। इसका ऑप्शन नंबर 3 आ गया। यहां पर आपने क्या देखा कि आपको डायमेंशंस अगर याद नहीं है तो आप निकाल लीजिए मेरे तरीके से। जरूरी नहीं कि आपको सारे डायमेंशंस रटे हुए हों, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फ्रीक्वेंटली आप उसको निकाल भी सकें छोटे से छोटे फॉर्मूले से, ये जरूरी है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जो है वो 3 वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अ प्रोटॉन इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी v and goes undeviated. What can be the possible condition? एक प्रोटॉन है जो ग्रेविटी फ्री स्पेस में घूम रहा है, मतलब अपने मास की वजह से वो नहीं गिर सकता, उस पर कोई फोर्स नहीं लग सकता, और वो अनडेविएटेड पास हो रहा है। अनडेविएटेड पास होने का मतलब है कि उसमें नेट फोर्स 0 लग रहा है। अनडेविएटेड मैं यही लिख देता हूं कि F नेट जो है वो 0 है जी। आपको पता होना चाहिए कि जो F होता है, लॉरेंट फोर्स याद करिएगा, जहां पर दोनों ही एग्जिस्ट करते हो, जहां पर दोनों ही एग्जिस्ट करते हो, कौन कौन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे फोर्स का फॉर्मूला नेट फोर्स का ये होता है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक के लिए ये और मैग्नेटिक के लिए ये। तो अब आपको दिया है जी कि कौन कौन सी कंडीशंस पॉसिबल होंगी। तो पहली कंडीशन E इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। हाँ, ये ठीक लग रहा है मुझे, और ये ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक भी नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा तो अच्छी बात है ना, उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा कोई भी। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक 0 हो जाए और मैग्नेटिक नॉट 0 लिखा है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक 0 होगा तो चलो ये वाला तो 0 हो गया, मैग्नेटिक मान लो 0 नहीं है, तो इसको हम थोड़ा ये भी लिख सकते हैं VP sin थीटा। तो हो सकता है कि थीटा 0 डिग्री हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल, थीटा 0 हो या फिर 180 डिग्री हो। तो ये दोनों ही केस में, ये दोनों ही केसेस में फोर्स नहीं लगेगा, यानी ये भी सही है। अगला बोला है कि E जो है वो 0 नहीं है लेकिन V 0 है। देख भाई, अगर E 0 नहीं होगा तो उसमें फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, फिर उसका कोई उपाय नहीं है। तो ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं है। अनडेविएटेड नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा इस केस में, C वाला भी याद रखना। और ये है कि दोनों ही 0 नहीं है, तो इस पर ज्यादा सोचो वोचो मत, एक नजर किस पे दौड़ा लो, फटाफट दौड़ा लो। अब तुम देख लो इसमें 3-3 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये A और B तो ठीक है, A और B ठीक है, A और B, इसमें A और B नहीं है। A नहीं है तो इसलिए ये तो वैसे रिजेक्ट कर दो, लेकिन D वाला इसमें भी है और इसमें भी है, बस इसमें नहीं है। इसमें C है, इसको भी रिजेक्ट कर दो। 50-50 आइलैंड हैव बीन टेकन, बट नाउ वी हैव टू टेक द डिसीजन। अच्छा, C यहां पे भी है, हटा दो, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ये। लेकिन बात यह है कि सर क्या आपने तुक्का मारा क्या इसको? तो जवाब है कि नहीं, जवाब है कि नहीं। जब E 0 नहीं है यानी उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और B 0 नहीं है यानी उस पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। अब मान लो कि एक मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लग रहा है, तो ठीक है, नेट फोर्स 0 हो गया। तो ये केस चलेगा, ये केस ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक क्यों नहीं है वो बता चुका, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी, और ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में है कि S1, अच्छा स्टेटमेंट 1 है, ये ऐसा वाला सिंबल है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ गैस इज लेस देन लिक्विड। गैस का विस्कोसिटी कोएफिशिएंट लिक्विड से कम है। हाँ सही बात है, लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा ना, लिक्विड की विस्कोसिटी गैस से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो ट्रू है ना, S1 ट्रू है। दूसरी वाली देखिए
कि द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस इफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर एडेड। अरे ये भी बहुत बेसिक है, ये भी ट्रू है यार, ये दोनों का S1 S2 दोनों ही ट्रू हैं। ये पढ़ा भी है आपने, आप नोटबुक खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। इवन आपने जो टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी उसमें लिखा होगा कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई लोग, अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, जी हाँ, रे ऑप्टिक्स से। देयर इज अ प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल ए, यानी ये वाला जो इसका एंगल है वो ए है। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू cot a by 2, cot a by 2 ही है ना, हाँ cot a by 2 ही है, ठीक, cot a by 2 ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी देखिए थोड़ा अलग टाइप से देखिए, cot a by 2 है तो है, क्या कर सकते हैं ना। देन फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब होता है भाई लोग, तो जो डेल्टा m की बात आएगी तो आपको पता है कि a डेल्टा प्लस ए जो होता है वो आई प्लस ई होता है। दो फॉर्मूला आप याद रखिए। दूसरा ए जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है। R1 R2 बराबर होते हैं तो R हो जाता है a बाई 2 और I और E दोनों हो जाते हैं इक्वल। ठीक है, आपको याद होगा म्यू का फॉर्मूला क्या होता था, साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। ये याद होगा आपको, है ना, भूले नहीं होंगे आपको। आई होप की म्यू दिया है cot a by 2, तो cos a by 2 अपॉन sin a by 2 इक्वल्स टू sin डेल्टा m प्लस a by 2 होल डिवाइडेड बाय sin a by 2। ये कैंसल आउट हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे डेल्टा m पूछा है, यहां मैंने मेंशन कर दी डेल्टा m, ये इसको यहां लिखा है क्योंकि इसको मैंने एक फार्मूला बना के लिख लिया है, तो इसके लिए यहां लिखा था है ना। अब ये आ गया कितना, cos a by 2, वेरी गुड, इक्वल टू sin डेल्टा m प्लस a by 2। ठीक है, अब ये है भैया cos और ये है sin, तो क्यों ना इसको मैं sin 90 माइनस थीटा लिखूं क्या, क्योंकि दोनों तरफ sin हो जाएगा ना, तो इक्वेट करने में आप बोल सकते हैं ये दोनों हट गया, यानी पाई बाई 2 माइनस a by 2 इक्वल टू डेल्टा m प्लस a। ठीक है क्या, आप इसको सॉल्व करके डेल्टा m की वैल्यू निकाल दीजिए, बहुत सिंपल है आपके लिए। अब तो ये लाइक 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए एक तरह से, सॉरी मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो कैंसिल हो गया 2 है ना, तो पाई माइनस a इक्वल टू डेल्टा m, दैट इज डेल्टा m इक्वल टू पाई माइनस 2a। ये आपको दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन, नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो डेल्टा m हमारा आया वो आया पाई माइनस 2a। ये तो देख ही रहा होगा, मुझे श्योर है, ये हमने ऐसे किया। ठीक है, दूसरा आपके पास वो भी तरीका है सिंपल, ये वाला कि n21 इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। ठीक है, यहां से आप i निकाल लीजिएगा। n21 आपको पता है इसका n1 और इसका n2, इसका n2 जो है वो म्यू जिसको हम बोल रहे हैं वो दिया है cot a by 2, ये एयर है, इसको 1 मान लीजिएगा। दो मेथड से कर सकते हैं, मुझे ये लगा स्ट्राइक किया उस टाइम पे मैंने इससे कर दिया। ठीक है, अभी बताओ क्या ये बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, तुम खुद देखो भाई, मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत कठिन आ रहे हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, है ना। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये रहा, पढ़िए। अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ चार्ज रिंग ऑफ टोटल चार्ज q। ये आ गया एक रिंग है जिसका कुछ रेडियस होगा, इस पर टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल Q है। हाँ, अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q, देखो भैया यहाँ पे स्मॉल q है। ठीक है, ये रख दिया है इसके सेंटर पे, बोला है कि फाइंड द टेंशन इन द रिंग। भैया ये क्वेश्चन तो आपका किया हुआ क्वेश्चन है जी, वैसे तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो किया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल किया हुआ है। मेरे साथ जो बच्चे
सॉरी पढ़ रहे थे वो खोल के देख लें। वो टेंशन का हमने पहले ही किया हुआ है जी, 1/4πε0 जो कि K होता है और कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2πr, ये जो है वो रेडियस है, ठीक है। 2πr क्यों, 2r केवल ना, 2r केवल, 2πr क्योंकि पाई तो यहां लिख चुके हैं, है ना, यानी q अपॉन 8πε0r, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन या तो हो सकता है पेपर में ऑप्शन दिया हो या फिर जो है वो इंटीजर टाइप, तो इंटीजर टाइप तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि इंटीजर टाइप होता तो कुछ वैल्यू भी गिवन होती, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2r, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, light is incident on a convex lens of focal length 40 centimeter and a metal plate is placed on focus of lens and photo current is measured। अच्छा देखिए यहां पे दो चीजों को मिला दिया है ना, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और एक लेंस वाला, यानी कि लाइक रे ऑप्टिक्स आप कह सकते हो, ठीक है। लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया जी, और इसके फोकस पे, कहां पर, फोकस पर एक मेटल की प्लेट रखी हुई है, तो फोटो करंट इससे, ये लाइट मान लीजिए कि यहां से आ रही होगी, ये इसको फोकस पे स्ट्राइक करवा रहा होगा और यहां से करंट निकली कैपिटल आई, और ये था यहां से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोला है कि फाइंड न्यू फोटो करंट इफ लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब एक दूसरा लेंस हमने ले लिया जी, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 ही है, यानी ये पहले ही फोकस करा देता है, ठीक है, बाय अनदर लेंस फोकल मेटल प्लेट इज केप्ट ऑन इट्स फोकस। अच्छा ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है कि अगर यही है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस केस में अगर आई है और इस केस में आई डैश है तो आई और आई डैश दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि लाइट जिस फ्रीक्वेंसी की भी आ रही होगी, देखो ये जो करंट होता है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, आपको पता होगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये इंटेंसिटी है, ये करंट है ना, इसका ग्राफ भी आपने देखा होगा, ये वाला ग्राफ, ठीक है, फोटो करंट वाला ग्राफ इंटेंसिटी के साथ। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने लेंस बदल दिया, आपने लेंस ही तो चेंज किया ना दोस्तों, लेंस चेंज करने के बाद क्या कोई बदलाव आएगा? मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो अभी भी सेम रहेगी ना, बस लाइट फोकस पहले 40 पे हो रही थी, अब 20 पे होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन को जरा नोट कर लीजिए और आप लोग फिगर भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, फिगर जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। फटाफट नोट कर लें, ये क्वेश्चन आप शायद कर पाएंगे, तो अगर कर पाएंगे तो कर भी लीजिए जल्दी से। इसमें क्या क्या गिवन है और क्या कॉन्सेप्ट है वो आप अगर नहीं समझे हो तो मेरे साथ समझ लीजिए। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट देयर इज अ रेजिस्टेंस इन राइट स्लॉट, ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट, ऑफ राइट स्लॉट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दिया है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, अच्छा ठीक है, हाँ ये 10⁻⁻⁴ मीटर है, ठीक। इन लेफ्ट स्लॉट there is a resistance of 4.5 ohm if balance length is 60 centimeter, ठीक है, ये आपका P हो गया, ये Q, ये R, ये S, आपने तो पढ़ा होगा ना पहले से, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, उसी का एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बारे में आपको पहले से भी पढ़ा चुका हूं मैं, आपने कितना भी कहा था लेकिन मैंने इसको समझाया जरूर था, है ना, like 60/40 equal to R,
आर की वैल्यू है 4.5, एस यहां पे है, तो आप चाहें तो एस यहां से कैलकुलेट कर लें, एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करने पहले, 23 जा और 22 जा, ठीक है, 3 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस की वैल्यू आ गई 3 ओम, ठीक है। यानी उसमें जो रेसिस्टर लगा है वो कितने ओम का है, वो है 3 ओम का, ठीक है। अगर वो 3 ओम का है दोस्त, तो हमसे पूछा क्या है, अच्छा ये आर जो है वो रूट से बना है, यहाँ चलिए रूट लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो हमसे पूछा क्या है बेटे, हमसे पूछा है रेसिस्टिविटी, एक्स की वैल्यू पूछी है, अच्छा इंटीजर टाइप है इसका मतलब। तो देखो थोड़ी देर पहले आपको बताया था R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, है ना। यहां से अपने को R की वैल्यू पता है 3, रो हमें निकालना है, L की वैल्यू हमें पता है कितने 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -2, और एरिया कितना है, एरिया आप निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर जब करोगे तो 7 इंटू 10 टू द पावर -8। अब तो मुझे लगता है कि रो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कर डालिए, रो निकाल लीजिए, जो आए वो आप मुझे मैसेज से बताइए, ठीक है। कर डालिए फटाफट, देखिए कितना आता है, और ये दिया भी है 10 टू द पावर -7। कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम भी यहां से, आप तो कर ही रहे हैं। 3 इंटू पाई है 22/7 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -8, है ना, और नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर -1। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 10 टू द पावर -7 बचा, और 7 से 7 आ गया, रो आ गया 66 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम इंटू मीटर, यानी x इंटू 10 टू द पावर -7। ये x की ही वैल्यू निकालनी थी जो कि आ गई, x आ गया अपने पास 66, ठीक है बच्चों, आपका भी यही आया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान से देखो भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारा बेसिक कैसा है और हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, भागना है कि जिसमें हम कॉन्फिडेंट हों और बारीक बारीक छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि आपको पता है उसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी है। अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन जैसे यही मान लेते हैं कि इंटीजर टाइप ही है हालांकि ये, तो इसमें वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए, है ना, तो वो पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है अपना एक क्वेश्चन है, इस फेरोमीटर कांट बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो इस फेरोमीटर के बारे में मतलब देखो बताने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना। आपने अगर लैब में देखा होगा तो आपने वहां पर इस फेरोमीटर देखा होगा, वो रेडियस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि किसके लिए यूज नहीं किया जा सकता है, तो वो आपके सामने है, फटाफट उसका आंसर बता दीजिए, ठीक है ना। लाइक रेडियस मैंने अभी कहा, रेडियस के लिए तो यूज होता ही है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर एक ही बात है ना। थिकनेस ऑफ अ कैपेसिटर प्लेट बिल्कुल बताएगा, अगर आप उसमें कोई सी प्लेट को डाल दोगे तो उसकी थिकनेस भी वो बताएगा, है ना। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड ये नहीं बता पाएगा, ये आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आप सोचो कितना बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये था तो, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब, तो इतने ही बच्चों को ये क्वेश्चंस याद रह गए थे, और वो क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस किए। बहुत ध्यान से आपको बोलूंगा, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपने भी बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि आप नॉन सीरियस एलिमेंट की तरह कभी भी नहीं पढ़े। मुझे पक्का विश्वास है आपके ऊपर कि आप अच्छे से अच्छा ही करेंगे, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए। 3 घंटे जैसे मूवी एक थी ना चक दे इंडिया, तो उसमें वो कहता है उसका कोच, जो खिलाड़ियों का कोच होता है,
कि ये समय जो है वो तुम्हारा है, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो उस 3 घंटे में तुम मौका मत दो, ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा तो क्या होगा। तुम बस ये सोचो कि मुझे करना है और लगे रहो। जो क्वेश्चन नहीं होते रहेंगे उनको थोड़ा बाद में ट्राई करना, पहले उनको ट्राई करना जिनमें बहुत कॉन्फिडेंट हो और जल्दी से ट्राई कर सको एग्जैक्टली एक्यूरेटली। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। होंगे, सारे होंगे, कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, फार्मूला आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे याद आ भी जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ऐसा कई बार होता है, अक्सर लगभग सबके साथ होता है, क्या टीचर क्या बच्चे, कि पढ़ते पढ़ाते टाइम भी एक आध चीज कभी खूब आपको अच्छे से आती है, स्किप हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस याद आ जाती है और आपको याद आता है कि अरे मैंने वहां पे ये पॉइंट छोड़ दिया था, तो वो दोबारा हो जाता है। इसलिए एक क्वेश्चन में स्टक होकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ना कि आप उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करके नेक्स्ट को कर लो, है ना। लेकिन इसको ये भी ध्यान में रखो कि ये वाला छूटा है, इसको भी करना है, तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सब अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।